नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे पर्यावरण के सीरीज का 25वां भाग है और जलवायु परिवर्तन का 6ठा भाग है। और आज का टॉपिक है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जिसे शॉर्ट में यूएनएफसीसी कहते हैं, तथा क्योटो प्रोटोकॉल। अब हम लोग शीर्षक से इसके चरित्र का निर्धारण करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका जो शीर्षक है यूएनएफसीसी का, तो इसका चरित्र कैसा होगा। सबसे पहले यूएनएफसीसी को हम लोग इलाबोरेट करें और फैलाएं तो देखेंगे कि इसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूएनएफसीसी यूएनए की एक संस्था है, यानी कि ये वैश्विक या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक संस्था है। यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, यानी कि जलवायु परिवर्तन पर ये रूपरेखा बनाती है। कन्वेंशन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि यह रूपरेखा तैयार करती है। कन्वेंशन को हम लोग ऐसे देखेंगे तो सम्मेलन या संधि जैसा होता है, लेकिन ये जलवायु परिवर्तन पर रूपरेखा तैयार करती है। फ्रेमवर्क या रूपरेखा को हम लोग देखेंगे तो रूपरेखा तैयार की गई। ये सम्मेलन केवल फ्रेमवर्क तैयार करता है जलवायु परिवर्तन पर, ठीक है, इतना ही ध्यान रखिएगा। ये जलवायु परिवर्तन में रूपरेखा तैयार करता है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो उसे रोका जाना चाहिए, रोके जाने की दृष्टि से यह रूपरेखा तैयार करता है। तो यानी कि कौन करेगा, कैसे किया जाना चाहिए, इसी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का रूपरेखा बनाने वाला संधि है, समझौता है। यूएनएफसीसी 1992 में रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील में संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण और विकास सम्मेलन था। यानी कि इस सम्मेलन को हम लोग पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं, जहां पर 3 समझौते किए गए थे, जिसमें पहला अपना जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क तैयार करना, दूसरा जैव विविधता पर कन्वेंशन तथा तीसरा मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए कन्वेंशन। जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क या रूपरेखा में हम लोग देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन है क्या, ग्लोबल वार्मिंग है क्या, CO2 का उत्सर्जन को कम कैसे किया जाए, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, इसको हम लोग डिटेल अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन पर रूपरेखा जो तैयार की गई है उसको हम थोड़ा सा डिटेल में अध्ययन करते हैं। यूएनएफसीसी का जो समझौता हुआ था उसका क्या उद्देश्य था, यानी कि इस समझौते का उद्देश्य क्या था। इस समझौते के उद्देश्यों में पर्यावरण पर मानवीय हस्तक्षेप को रोकना शामिल है। जलवायु परिवर्तन के साथ खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोका जाए। ये 1992 में सम्मेलन हुआ है, 1994 में लागू हुआ। दुनिया के सभी देश इसके सदस्य और जिन देशों ने इसका समर्थन किया उन्हें पार्टीज ऑफ द कन्वेंशन कहा जाता है, यानी कि COP कहा जाता है। यूएनएफसीसी के अंतर्गत COP का सम्मेलन होते रहेंगे। जितने देश इस समझौते में शामिल हैं उन देशों की बैठक होती रहेगी COP के रूप में। अभी हाल ही में संपन्न हुई है COP की, मैं उसको स्क्रीनशॉट के रूप में, जो हाल ही में जो संपन्न हुई 28वीं या 27 जो थी, उसको मैं एक स्क्रीनशॉट में मैं आपको भेज देता हूं, मतलब एक इसके साथ इंक्लूड कर देता हूं। एक चेतावनी भरे सिद्धांत को स्वीकार किया है कि हमारे पास उतने ज़्यादा साक्ष्य नहीं है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। यानी कि ऐसा कहा जा रहा है कि मुख्य बिंदु में देखें कि मानव जाति की सुरक्षा के लिए काम करेंगे। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता को स्थिर करेंगे, यानी कि उसकी मात्रा को बढ़ने न देंगे। ग्रीन हाउस गैस अभी जो है उतनी बनी रहे, उसके लिए प्रकृति में मानवीय हस्तक्षेप को रोका जाए। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन की जिम्मेदारी अतीत या वर्तमान में औद्योगिकरण है। यह विकसित देशों में हुआ, इनके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को रोकने की, और विकसित देशों ने इसे स्वीकार भी किया कि हमारे यहाँ जो औद्योगिकरण हुआ उस कारण से ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ी है। विकसित राष्ट्रों ने इसे स्वीकार किया और ये सच है। इन्होंने स्वीकार किया विकासशील देशों की कार्यविधि में सहायता करने के लिए ये धन उपलब्ध कराएंगे तथा ऐसे उद्योग लगाने को प्रोत्साहित करेंगे जहाँ पर बहुत कम ग्रीन हाउस गैस का उत्पादन होता है, तथा विकासशील देशों और अविकसित देशों को प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी भी प्रदान करेंगे विकसित देश। उन्नीस में स्वीकार किया, विकसित देशों ने स्वीकार किया कि विकासशील देशों को धन एवं प्रौद्योगिकी यानी कि मनी एंड टेक्नोलॉजी प्रदान करेंगे। आगे चलकर इन्हीं दो बिंदुओं, धन एवं प्रौद्योगिकी के बिंदुओं पर दोनों देशों के बीच में, दोनों समूहों के बीच में टकराव की स्थिति पैदा हुई। विकसित राष्ट्र समय समय पर जलवायु परिवर्तन में नीतियों की जानकारी देंगे। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन पर लेखा जोखा प्रस्तुत करेंगे। जो भी विकसित राष्ट्र ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन पर लेखा जोखा प्रस्तुत करेंगे। विकसित देश विकासशील देशों की इस प्रकार सहायता करेंगे कि वहाँ ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन भी ना हो और उनका विकास भी हो जाए। भारत नवीनीकरण ऊर्जा पर जोर देने की बात करता है। ग्रीन हाउस गैस उत्पादित करेंगे, सौर ऊर्जा उत्पादित करने की बात करता है। इससे अगर नवीनीकृत ऊर्जा को उत्पादन करेंगे तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन नहीं होगा और सौर ऊर्जा उत्पादित करने की बात भारत करता है। परंतु हम औद्योगिकरण को रोक नहीं सकते।
ठीक है, ठीक है, हम नवीनीकरण को स्वीकार करेंगे, टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, लेकिन हम लोग औद्योगिकरण को रोक नहीं सकते क्योंकि हमारे आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी होती है। यूएनएफसीसी में शामिल प्रतिबद्ध देशों को 3 भागों में बांटा गया। पहला एनेक्स 1 समूह, इसमें 2 तरह के राष्ट्र शामिल हैं। पहला अपना है विकसित राष्ट्र, दूसरा है OECD, जिसके अंतर्गत आपको ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऐसे लोगों का समूह जो आर्थिक विकास और आर्थिक सहयोग करेगा। इसमें 36 देश शामिल है। इसके अलावा रूसी महासंघ, बाल्टिक देश और पूर्वी यूरोप के देश इसमें शामिल है, जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बुल्गारिया, साइप्रस, रोमानिया, हंगरी, ग्रीस, चेक रिपब्लिक, पुर्तगाल, ये सब इसमें शामिल हैं। उसके अलावा एनेक्स 2 में देखें तो विकसित राष्ट्र के अलावा 36 OECD के औद्योगिकृत देश शामिल है, तथा तीसरा है नॉन अनेक्स, गैर प्रशिष्ट यानी कि विकासशील राष्ट्र और तटीय देश और मरुस्थलीय देश गैर प्रशिष्ट में शामिल हैं। ठीक है, ये रहे अपना यूएनएफसीसी। अब क्योटो प्रोटोकॉल देखते हैं। अपना अगला टॉपिक है क्योटो प्रोटोकॉल। ये ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह प्रोटोकॉल जापान के नगर क्योटो में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया, किंतु यह लागू 2005 में हुआ था। वस्तुतः यह प्रोटोकॉल यूएनएफसीसी को व्यवहार में लाना इसका मुख्य उद्देश्य था। चूँकि इस प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन से संबंधित विस्तृत नियम सन 2001 के मोरक्को के माराकेश नगर में आयोजित COP7 के अपनाए गए थे, इसलिए इसे माराकेश समझौता भी कह दिया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, COP7 है, माराकेश समझौता है। इसके मुख्य बिंदु की बात करती है, प्रोटोकॉल केवल विकसित देशों के लिए बाध्यकारी है, क्योंकि वातावरण में ग्रीन हाउस गैस की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से यही देश जिम्मेवार है, यानी कि विकसित देश ही जिम्मेवार है। यह समान किंतु भिन्न भिन्न जिम्मेदारियों का केंद्रीय सिद्धांत के कारण विकसित देशों पर अधिक बोझ डालता है। इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत अलग अलग देशों की अलग अलग प्रतिबद्धताएं हैं। उदाहरण के लिए जहां यूरोपीय संघ के लिए ये लक्ष्य 8% है, वहीं USA के लिए 7% है। आरंभ में सभी देशों को अपने लक्ष्यों को अपने राष्ट्रीय उपायों के द्वारा पूरा करना है। तथापि ये प्रोटोकॉल बाजार आधारित तंत्रों के द्वारा लक्ष्यों की पूर्ति के लिए उन्हें अतिरिक्त उपाय भी देता है। पर बाजार आधारित तंत्र याद है ना आपको, पीछे जो कार्बन क्रेडिट वाली अवधारणा थी। उसके बाद इस उपाय को हम अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार एवं कार्बन क्रेडिट कहते हैं। प्रोटोकॉल का अनुपालन न करने पर पक्षकार राष्ट्रों के लिए दंड का विधान है। तो पिछले अध्याय में हम लोगों ने कार्बन क्रेडिट का अध्ययन किया था, तो जो क्योटो प्रोटोकॉल से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो ये रहा अपना आज का लेक्चर, और आगे नेक्स्ट अगला देखते हैं जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता अगले लेक्चर में। ठीक है, आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।